हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी करंटली क्लासेज अभी रन हो रही है किसके लिए, नॉट सेट के लिए, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर के एम्स के एग्जाम जो है मैं आपको एमसीक्यू सेशन में यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ उनको साथ में, जहाँ पे लगता है कि इसका थोड़ा स्लाइटली डिस्कशन होना चाहिए एमसीक्यू फॉर्म के अंदर ही, तो मैं वहाँ पे डिस्कशन भी आपके साथ में करता हूँ। तो इस प्रकार से अपने जो क्लासेज है वो कंटिन्यू रहेगी टिल नॉट सेट प्री और मेंस तक। और लाइक प्रीवियस क्लासेस, आज का ही सेशन अपना सेम अपना जो जून में नोट सेट अपना हुआ था लास्ट जून में, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो देखिए, आज जो ये प्री का जो पेपर है, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे कुछ वन लाइनर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और कुछ जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपको सेशन जो है इजी लगे और अच्छा है ये आपको इजी, अगर इजी लग रहा है तो आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए देखिए एमसीक्यू अपना। आफ्टर स्कूल बस एक्सीडेंट ए नर्स शुड गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू, नर्स जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगी? ए पेशेंट विद लीकेज क्लियर फ्लूइड फ्रॉम ईयर, ईयर से पेशेंट को क्या आ रहा है, क्लियर फ्लूइड आ रहा है। ए पेशेंट विद हिमेटोमा ऑन हेड, हिमेटोमा बन गया है हेड में। ए पेशेंट विद 2 इंचेज स्काल्प लेशरेशन, स्काल्प के अंदर जो है 2 इंच का लेशरेशन देखने को मिला है। या फिर ए पेशेंट शो क्लियर प्यूपिलरी रिएक्शन विद लाइट, ये पेशेंट है जिसके अंदर जो प्यूपिलरी रिएक्शन कैसा आ रहा है, लाइट से एकदम क्लियर आ रहा है। तो स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें नर्स जो है कौन से पेशेंट को प्रायोरिटी देगी? इजी एमसीक्यू है, ट्रायल्स के अंदर हम इसको अगर इंक्लूड करें टॉपिक में, तो वहां पर जो है हम ये सब पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी में क्या रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ए पेशेंट विथ लीकेज क्लियर फ्लूइड फ्रॉम ईयर, ठीक है। क्लियर फ्लूइड अगर ईयर से यहाँ पे लीक हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या पूछा है आपसे, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ईयर से क्लियर फ्लूइड निकल रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। और ये मोस्ट प्रोबेबली उसके फ्रैक्चर होता है कहाँ पे, बेसल बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के अंदर ये जो कंडीशन है देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या इसमें साइन मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस भी देते हैं एग्जाम में। और जैसे ये एमसीक्यू आपको पूछा गया था, इस प्रकार के प्रायोरिटी के एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। तो देखिए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, यहाँ पे देखो आपको जो एमआरआई सीटी स्कैन के अंदर जो है आपको क्लियरली पता लग रहा है यहाँ पे कि क्या कंडीशन है, यहाँ पे बेसिलर स्कल में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से आपको साइन देखने को मिलेंगे, एक साइन होता है बेटल साइन, जिससे एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू बना है। दूसरा क्या है, रैकून साइन, ठीक है। बेटल साइन आपके मेस्टर्ड बोन के पास में आपको जो है पर्पलिश स्किन देखने को मिलती है यहाँ पे। और रैकून साइन जो आपके आइज के सराउंडिंग, यहाँ पे देखिए आपको पर्पल डिस्कलेशन देखने को मिला है स्किन का। ये कंडीशन क्या है, रैकून साइन और बेटल साइन। नेक्स्ट क्या है, जब आप ईयर को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हीमोटिम्पेनम, ठीक है। जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास में भी क्या है, हेमरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए रैकून आइज कब देखने को मिलेगी, जब एंटीरियर फोसा में फ्रैक्चर होगा। इसके साथ में बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के अंदर और क्या देखने को मिलता है आपको, क्रेनियल नर्व 7। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको कि कौन सी क्रेनियल नर्व मोस्ट कॉमनली इंजरी होती है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फेशियल नर्व, ठीक है। और यहाँ पे बेटल साइन देखने को मिलता है किसमें, जो मैंने आपको बता दिया, मेस्टर्ड जो आपका बोन रहता है इसके सराउंडिंग। पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है स्किन का। तो ये दोनों कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। और सीएसएफ राइनोरिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। ईयर से भी आउट हो सकता है और वायर द नोज से भी जो है सीएसएफ का ड्रेनेज देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, इसके साथ में एक साइन आपको और देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, हॉलो साइन, ठीक है। या फिर इसे हम हेलो रिंग टेस्ट भी नाम से भी हम जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, हम एक ड्राई गोज लेते हैं और उसके ऊपर जो है ईयर से जो भी फ्लूइड निकल रहा है उसको हम यहाँ पे इसके गोज के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जब हम देखेंगे इस कुछ टाइम बाद में, इसके बीच में तो क्या रहेगा, ब्लड से जो भरा हुआ रहेगा। और उसके सराउंडिंग जो है एक ट्रांसपेरेंट जैसी एक व्हाइटिश आपको जो है लेयर देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं,
हेलो साइन, अंदर तो क्या है आपकी आरबीसी रेड ब्लड सेल, और बाहर की साइड में क्या होता है इसमें सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो देखिए आपको इस इमेज में क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा होगा। जरूरी नहीं कि हमें गोद पीस के ऊपर ही हम ये करें, ये अपनी बेडशीट्स के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंट को बेडशीट पे रखा गया है और वहाँ पे ड्रेनेज देखने को मिल रहा है तो ये वाली जो कंडीशन है इसे हम क्या है, ये सीएसएफ है और ये क्या है, ब्लड है। तो ये जो है सीएसएफ इसके अलग हट जाएगा। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, हेलो साइन। इमेज देखने को मिले तो भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is having severe pain in perineum area and feels pressure in rectum after delivery due to। डिलीवरी के बाद में एक पेशेंट को क्या हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है कहाँ पे, पेरिनियम एरिया के अंदर, और वो जो है रेक्टम में प्रेशर फील कर रही है फीमेल। तो आफ्टर डिलीवरी हो रही है कंडीशन, इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टाइटिस हुआ उसको, आफ्टर बर्थ पेन है, वजाइनल हीमेटोमा है, या फिर लेसरेशन है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, देखिए क्या पूछा है। डिलीवरी के बाद में जो इस प्रकार की उसको फीलिंग आ रही है, पेरिनियम एरिया के अंदर पेन हो रहा है सीवियरली, और रेक्टम के अंदर भी क्या है उसके प्रेशर फील हो रहा है। तो क्या रीजन रह सकता है इसका, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज रहेगा आपने, तो क्या रहेगा, वेजाइनल हीमेटोमा। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी ये कॉमन रहता है। ठीक है, वेजाइनल हीमेटोमा बन सकता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, अगर वो फोर्सफुल डिलीवरी अगर वहाँ पे हो रही है, लाइक कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा आ रहे हैं फीमेल को, इस कंडीशन में वेजाइनल हीमेटोमा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जो है पेरिनियम एरिया के अंदर स्पेशली एक तो सीवियर पेन हो रहा है और प्रेशर पड़ रहा है रेक्टम के ऊपर, ये मोस्ट कॉमन कोज होते हैं, साइन सिम्टम होते हैं किसके, वेजाइनल हिमेटोमा के। बाकी लेसरेशन आफ्टर बर्थ पेन सिस्टाइटिस ये इसके कॉमन कोज नहीं है, कॉमन या इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। एल्कोहल विड्रॉल के अंदर कौन सी ड्रग को हम यूज में नहीं लेंगे, क्लोराइजेपेक्साइड, डायजेपाम, नैल्ट्रेक्सोन, या फिर नैलेक्सोन। कौन सी ड्रग को एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर यूज में नहीं लेंगे। देखो एल्कोहल जो है हर एग्जाम में पूछा जा रहा है आपको, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कुछ नोट सेट है या फिर लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यूज के मैं जो एमसीक्यूज आपके ले रहा हूँ यहाँ पे, तो उनमें जो है एल्कोहल से काफी कॉमन एमसीक्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो है खुद से भी एल्कोहल के टॉपिक को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाना है, एग्जाम में आपको एल्कोहल से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो देखिए एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते क्या है, तो लास्ट सेशन के अंदर भी अपना इससे रिलेटेड एक टॉपिक आया था, और अभी देखिए फिर से नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको एक और एमसीक्यू पूछा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एल्कोहल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके कुछ जब एल्कोहल का लास्ट इंटेक होता है उसके बाद में जो सिम्टम्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। तो इसको जो कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन इज इनिशियल सिम्टम, सेकंड वन इज एल्कोहलिक हेलुसिनेशन, इसके बाद में जो है विड्रॉल सीजर, और लास्ट में जो होते हैं वो होते हैं डिलीरियम ट्रेमर्स। डिलीरियम ट्रेमर्स यहाँ पे क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस रहते हैं इस पेशेंट में। ठीक है, ये एमसीक्यू भी जो है पूछा जा चुका है। तो अब देखिए इसको इनको ट्रीट करने के लिए हम जो कौन कौन सी ड्रग्स थेरेपी जो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो इनमें कौन कौन सी ड्रग जो देखने को मिलती है कॉमनली, तो देखिए क्लोराइजेपेक्साइड हम देते हैं, डायजेपाम देते हैं और नाइट्रोक्सोन देते हैं। तो कौन सी नहीं दोगे, नैलोक्सोन यहाँ पे जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं इनके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट देखिए क्लोराइजेपेक्साइड लिब्रियम से क्या एमसीक्यू बनेगा आपका, इसकी आपको डोज पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इसकी डोज क्या रहती है क्लोराइजेपेक्साइड की, तो 25 to 50 mg तक इसकी क्या थेरापेटिक डोज मानी गई है। नेक्स्ट इससे पूछ सकते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या आता है। हमें क्या करना है, एक स्टेप डेली आगे बढ़ के हमने अपनी पढ़ाई करनी है, जो एमसीक्यू पूछे हुए हैं उनसे एक स्टेप आगे रहना है, ताकि जो है थोड़ा अगर हटके लीग से हटके भी आपको कुछ पूछा जाए तो आपको पता हो एटलीस्ट। इसका साइड इफेक्ट जो रहता है वो रहता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। चलिए इसके बाद में डायजेपाम की भी डोज पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 10 mg।
इसके अलावा देखिए ये तो एक जो कैटेगरी है कौन सी है, बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी है। इसके बाद में एंटी कन्वल्जेंट भी देते हैं, कार्बामाजेपाइन देते हैं, गाबापेंटिन देते हैं, वेल्पोरिक एसिड भी देते हैं, एंटी कन्वल्जेंट क्योंकि यहाँ पे सीजर भी आ रहे हैं। इसके बाद में स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं, बेक्लोफेन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बीटा ब्लॉकर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरी ड्रग है, मगर मोस्टली जो ये काम में ली जाती है अपने क्लोडाइजेपेक्साइड और डाइजेपाम। नेक्स्ट एमसीक्यू, अभी देखिए ये क्या है, टाइमलाइन है। एल्कोहल विड्रॉल होते हैं कितने टाइम ड्यूरेशन में जो है सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो फर्स्ट अपने क्या रहते हैं, माइनर विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको, जहाँ पे ट्रेमर्स देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आते हैं, एल्कोहलिक हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। कौन कौन से हेलुसिनेशन देखने को मिलेंगे आपको, ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशन। इसके बाद में जो है यहाँ पे सीजर देखने को मिलते हैं, लास्ट में डिलेरियम ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। उनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये भी आपको जो है देखना है। पूछा नहीं गया अब तक, बट क्या पता पूछ ले आपसे, तो इसका बारे में भी आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज ए प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑन ड्यूटी नर्स फॉर ए पेशेंट हु इज लीगली ब्लाइंड। प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है ऑन ड्यूटी नर्स से, एक पेशेंट है जो क्या है, लीगली ब्लाइंड है। तो प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, टू कॉल बेल, अटेस्ट बाथरूम हो, टू अरेंज द थिंग अप्रोप्रिएटली, या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पे जो है प्रायोरिटी रहेगी, एक पेशेंट है जो लीगली ब्लाइंड है तो उसके लिए कौन सी यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीगली ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो लीगली ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, 20/200। ठीक है, ये क्या रहता है, लीगली ब्लाइंड है। अगर इस प्रकार का स्कोर मिलता है किसी पेशेंट को तो ये क्या है, लीगली ब्लाइंड। इसका क्या मीनिंग हो गया कि जिस पर्सन का विजन, ठीक है, सपोज ये कोई थिंग है यहाँ पे और जिसका विजन अच्छा नहीं है और वो पर्सन इस इमेज को 20 फीट के डिस्टेंस से देख रहा है, तब ये इसको क्या दिख रही है, साफ दिखाई दे रही है। और वही अगर एक टिपिकल पर्सन है जिसकी आई साइट अच्छी है, वो इसको 200 फीट से भी देख सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि इस क्लाइंट को क्या है, लीगली ब्लाइंड है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, लीगली ब्लाइंड का ये अपना स्कोर है। या फिर मैं कहूँ 20/200 विजन अगर किसी का हो तो वो क्या होता है, लीगली ब्लाइंड। तो ये भी एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो देखो अगर कोई पर्सन लीगली ब्लाइंड है तो उसका विजन लॉस है, वहां पे प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा उसको, तो हमें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा थिंग्स को अप्रोप्रिएटली। ठीक है, ताकि उसको जो है इंजरी ना हो किसी प्रकार की, या फिर उसके डेली जो रूटीन की जो थिंग्स है उनको हमें प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो उसको कंफर्टेबल रहेगा उसके डेली लिविंग एक्टिविटीज के लिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई पर्सन लीगली ब्लाइंड हो तो हमें अरेंज करना है थिंग्स को अप्रोप्रिएटली। विच एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एलिमेंट की यूज में, कौन सा एलिमेंट इसको जो है प्रिवेंट करता है प्री एक्लेम्शिया को, तो फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर सोडियम। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रिवेंट करता है प्री एक्लेम्शिया के रिस्क को, आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो है प्रेगनेंसी के अंदर स्लाइटली जो है इंक्रीज करके देना चाहिए। नॉर्मली जो है ये 1000, ठीक है, mg तक प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर इसको कितना देना है, 1.2 ग्राम पर डे से ज्यादा। अगर आपको रेंज पूछे तो 1.2 टू 1.55 ग्राम पर डे तक जितना अपन यहाँ पे कैल्शियम प्रोवाइड करवाते हैं, ये किसको प्रिवेंट करता है, प्री एक्लेम्शिया को। बाकी फोलिक एसिड जो है किसको प्रिवेंट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। मैग्नीशियम जो है किसको प्रिवेंट करता है, मैग्नीशियम प्रिवेंट करता है एक्लेम्शिया में होने वाले सीजर से। ठीक है, एक्लेम्शिया के अंदर क्या आते हैं पेशेंट को, सीजर्स आते हैं। और सीजर क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रेन का परफ्यूजन जो है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज होता है हाइपरटेंशन की वजह से।
तो ये मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, वेजो डायलेशन करेगा और इन सीजर के ऊपर क्या करेगा, काउंटर अटैक करता है, ठीक है। इसलिए सीजर से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 के यहाँ पे डोज देते हैं। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन के लिए, ठीक है। और पोटेशियम के बारे में पूछे तो पोटेशियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम है हार्ट के लिए, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट हार्ट के लिए जरूरी, तो आंसर क्या रहेगा, पोटेशियम। पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहना चाहिए तब हार्ट, ताकि आपका हार्ट जो है अच्छे तरीके से काम करे। ब्रेन के फंक्शंस आपको अच्छे से करवाने तो आपको क्या करना होगा, आपको सोडियम का लेवल आपको मेंटेन करना होगा। कट ऑफ रेंज ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर फॉर हाइपोथर्मिया इन चिल्ड्रन इज। हाइपोथर्मिया अगर किसी बच्चे को है तो उसका एक्सिलरी टेम्परेचर हम ले रहे हैं तो उसका कट ऑफ रेंज कितना होना चाहिए, 36.5 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 36 डिग्री सेल्सियस। कट ऑफ रेंज ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर फॉर हाइपोथर्मिया इन चिल्ड्रंस। क्या रहेगा अपना आंसर, तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ रेंज कितनी होनी चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, वापस से रिपीट हो सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइपोथर्मिया के लिए कट ऑफ रेंज पूछी थी आपको। नेक्स्ट देखिए और क्या MCQ बनेंगे। अगर बर्थ से 2 ईयर का बच्चा है तो इसकी रिकमेंडेड साइट क्या रहेगी टेम्परेचर लेने की, तो आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी आपकी, रेक्टम। एंड सेकंड चॉइस आपकी क्या रहेगी, टेम्पेनिक, ठीक है। बर्थ से अगर 2 साल का बच्चा है तो उसमें फर्स्ट चॉइस आपको टेम्परेचर लेना है, तो फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, रेक्टम। सेकंड क्या रहेगी, टेम्परेचर। और यही जो है आपको पूछा जाता है 2 to 5 ईयर के बच्चों के लिए भी क्या रहता है, सेम रहता है। फर्स्ट चॉइस यहाँ पे क्या रहती है, रेक्टम। एंड सेकंड चॉइस क्या रहती है, टेम्पेनिक। थोड़ा चेंज रहता है किसके अंदर, मोर देन 5 ईयर के बच्चों में। तो मोर देन 5 ईयर के बच्चों में फर्स्ट चॉइस क्या रहती है, माउथ। एंड सेकंड चॉइस जो है वो क्या रहती है, टेम्पेनिक। तो ये कुछ बेसिक एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रायोरिटी आप साइट कौन सी जगह से आप जो है न्यू बोर्न के लोगे या फिर टोडलर के लोगे, इस प्रकार के एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉल्ड एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस हम किस ऑक्यूपेशनल डिजीज को कहेंगे, सिलिका डस्ट को, एब्स्टोसिस को, कॉटन डस्ट को या फिर कोल डस्ट को। एंथ्राकोसिस कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज को हम कहेंगे, सिलिका डस्ट, एब्स्टोसिस को, कॉटन डस्ट को या फिर कोल डस्ट को। और ये जो अपना टॉपिक है यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू जो आपको श्योरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको नोट सेट के अंदर भी पूछने को मिल सकता है, ठीक है। और ESIC जो आ रही है एग्जाम, वहां पर भी आपको इस टॉपिक में से 4 से 5 MCQ अपने इस टॉपिक के हैं, तो वहां से आपको MCQ देखने को मिलता है। तो देखिए एंथ्रोकोसिस को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक लंग डिजीज। इसका जो एक्सरे है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर जो आपको एंथ्रोकोसिस के बारे में पूछा था, इस बार जो है इसका एक्सरे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है वर्कर्स को होती है, किसी ऑक्यूपेशन में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, तो कौन से ऑक्यूपेशन की डिजीज है ये, आंसर जो अपना क्या रहेगा वो रहेगा कोल डस्ट, ठीक है। तो जो कोल है इसका यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाता है कहाँ पे, लंग्स में, जिसकी वजह से वहां के जो लंग्स की फिर इमेज आती है एक्सरे के अंदर काफी ब्लैकिश आती है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज। तो कोल डस्ट की वजह से क्या हो रहा है, एंथ्रोकोसिस हो रहा है। इसके बाद में सिलिका डस्ट की वजह से क्या हो रहा है, सिलिकोसिस। इसके बाद में देखिए जो एब्स्टोसिस की वजह से क्या डिजीज हो रही है यहाँ पे, एब्स्टोस, एस्बेस्टोस। नेक्स्ट देखिए कॉटन डस्ट।
तो कॉटन डस्ट की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? बिसिनोसिस। इसके बाद में हेयर ग्रेन। हेयर ग्रेन की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? फार्मर्स लंग्स। नेक्स्ट, टोबैको, टोबैकोसिस। नेक्स्ट, शुगर कैन डस्ट। शुगर कैन डस्ट से खूब एमसी कॉमन एमसीक्यू बनता है। एक तो देखो बिसिनोसिस में कंफ्यूजन रहता है, दूसरा शुगर कैन डस्ट में कंफ्यूजन रहता है। तो शुगर कैन डस्ट से जो एमसीक्यू बनता है आपका वो रहेगा बेगेसिस। ये कुछ एमसीक्यू जो है आपके ऑक्यूपेशनल डिजीज से पूछे रहते हैं, और ये 5 से 7 एमसीक्यू है, यही बार बार जो है रिपीट होते हैं इनके बारे में। एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू बनता है, वन लाइनर एमसीक्यू बनता है, ठीक है। और या फिर इसकी जो है हिस्ट्री भी पूछ के जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन है ये? एंथ्रेकोसिस। तो यहाँ पर क्या जमा हो गया है लंग्स के अंदर? कॉल। कोल डस्ट की वजह से लंग्स कैसे हो गए पेशेंट के? ब्लैक हो गए, ठीक है। मतलब क्या हुआ? कंसोलिडेशन वॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सरे फाइंडिंग। यहाँ पर जो जब आप एक्सरे में देखोगे तो लंग्स में क्या हो चुका है? कोल डस्ट का कंसोलिडेशन हो चुका है, मतलब एकत्रित हो चुकी है कोल डस्ट यहाँ पे लंग्स में। फिर एक्सरे कराओगे तो लंग्स कैसे आएंगे? काफी ज्यादा काले आपको लंग्स दिखाई देंगे। और ये एमसीक्यू आपके फर्दर या फिर फ्यूचर जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है एम्स में, तो वहां पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय रेड फ्लिया? रेड फ्लिया की वजह से कौन सी डिजीज जो है वो कॉज होती है? मरीन टाइफस, स्लीपिंग सिकनेस, रॉकी माउंटेन फीवर, या फिर एंडेमिक टाइफस? रेड फ्लिया की वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? मरीन टाइफस, स्लीपिंग सिकनेस, रॉकी माउंटेन फीवर, या फिर एंडेमिक टाइफस? तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा रेड फ्लेयर की वजह से, ठीक है। ये क्या होते हैं? इन्फेक्टेड होती है, फिर बाद में ह्यूमंस के ऊपर जाके ये बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? म्यूरिन टाइफस, ठीक है। इसे जो हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो एंडेमिक टाइफस। ठीक है, एंडेमिक टाइफस भी इसको हम कहते हैं। यहाँ पर क्या है? दूसरा है एपिडेमिक टाइफस है, दोनों अलग अलग है। कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर एंडेमिक मिले तो वहां पे आपका आंसर मतलब क्या होना है? वहां पे म्यूरिन टाइफस के बारे में पूछा गया है, ना कि एपिडेमिक टाइफस के कॉजेटिवेशन के बारे में पूछा गया है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया है। तो जो म्यूरिन टाइफस है या फिर एंडेमिक जो टाइफस है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू फ्यूचर का, मतलब फ्यूचर जो आपके एग्जाम से वहां पे देखने को मिलता है, तो आंसर क्या रहेगा? रिकेट्सियल एजेंट रहते हैं यहाँ पे। आंसर क्या रहेगा? रिकेट्सिया टाइफी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। म्यूरिन टाइफस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो रिकेट्सिया टाइफी इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर पेशेंट में क्या होते हैं? रैशेस देखने को मिलते हैं। फीवर होगा, हेडेक होगा, माइल्जिया रहेगा, कफ रहेगा, तो मोस्टली रैशेस देखने को मिलते हैं। तो इसका अपीयरेंस कैसा रहता है? मैक्यूलोपेपुलर रैशेस। ये एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। एमसीक्यू पूछते हैं कि मेरिन टाइफस के अंदर किस टाइप के रैशेस देखने को मिलते हैं? आंसर क्या रहेगा? मैक्यूलोपेपुलर रैशेस। नेक्स्ट, डायग्नोसिस कैसे करोगे इसका? तो इसके अंदर जो आपको क्या है, लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी वगैरह, इसका यहाँ पे लेवल कैसा रहेगा? इलेवेटेड रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। देखिए ये एमसीक्यू जिस प्रकार के हैं, जो आपको आएंगे या फिर आपको नहीं आएंगे, ठीक है। सिंपल से एमसीक्यू, जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली कुछ है नहीं, ठीक है। कम्युनिटी का टॉपिक है अपना ये। तो देखो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस इसको हम मानते हैं, वो क्या है आंसर इसका? डॉक्सीसाइक्लिन। ईएसआईसी और नोट सेट दोनों के लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है।
अगेन देखिए आपके सामने एक स्लाइड दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए कुछ डिजीजेज हैं। एक ग्रुप यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट ग्रुप क्या है? टाइफस ग्रुप। इसके बाद में सेकंड वन कौन सा है? स्पॉटेड फीवर ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर। सीधा एमसीक्यू देखो, ट्रेंच फीवर से एमसीक्यू बना हुआ है, ठीक है। एपिडेमिक टाइफस से बना हुआ है, स्क्रब टाइफस से बना हुआ है, रॉकी माउंटेन फीवर से यहाँ पे एमसीक्यू बने हुए हैं। तो इस स्लाइड में से 4 तो आपको एमसीक्यू बने हुए हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू क्या पूछते हैं? एक तो इसका पूछते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो मोस्टली के कॉजेटिव एजेंट का ग्रुप कौन सा रहता है? तो रिकेट्सिया ग्रुप रहता है। बैक्टीरिया यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट के अंदर आते हैं। तो देखिए एपिडेमिक टाइफस का यहाँ पे क्या रहता है? रिकेट्सियल प्रोवाजेकी। म्यूरिन टाइफस का क्या रहता है? रिकेट्सियल टाइफी। स्क्रब टाइफस का क्या रहता है? रिकेट्सिया टुसुगामुशी। तो ये तीनों ही एमसीक्यू आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए म्यूरिन टाइफस का इजी है, रिकेट्सिया टाइफी। उसके बाद में एपिडेमिक और स्क्रब का आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में ही इनके वेक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। और इस स्लाइड में से आपको जो है कंफर्म है कि एक एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है, प्री हो या मेंस हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली प्री में देखने को मिलेगा आपको ये। तो प्रिपेयर रहना, इसके लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है कि रॉकी माउंटेन फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो रिकेट्सिया रिकेट्सी, या इसको पॉजिटिव एजेंट क्या है? टिक्स। नेक्स्ट है ट्रेंच फीवर। तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट देख लीजिए, और क्यू फीवर के बारे में पॉजिटिव एजेंट देख लीजिए। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना, आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी पूछते हैं एग्जाम में। तो एक एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है अपना, म्यूरिन टाइफस का मैंने आपको ड्रग बता दिया था, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा आपके किसका? स्क्रब टाइफस का। तो स्क्रब टाइफस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? आंसर में क्या रहेगा? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। स्क्रब टाइफस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? टेट्रासाइक्लिन। और नेक्स्ट देख लीजिए, टेट्रासाइक्लिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? रॉकी माउंटेन फीवर की, ठीक है। दोनों की यहाँ पे स्क्रब टाइफस और रॉकी माउंटेन फीवर दोनों की ही जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है क्यू फीवर भी, जो किससे हो रही है? कैटल, सीप एंड गोट से। यहाँ पर डायरेक्टली जो इसके एरोजोल्स वगैरह जो यहाँ से इन मवेशियों से निकलते हैं, तो डायरेक्टली उन एरोजोल्स को हम यहाँ पे इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से जो फीवर देखने को मिलती है। आंसर क्या रहेगा? क्यू फीवर। और क्यू फीवर की भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। मोस्टली की सिमिलर ही है, बस एक म्यूरिन टाइफस की कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन, जो पूछी गई है एग्जाम में। क्योंकि देखो जो जो एमसीक्यू हटके बनेगा वो एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी इनके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में एक बार देख लेना। जैसे आपको इसके अंदर कंप्लीट नहीं तो आप केवल से कम 5 को याद रख लीजिए। एक्सक्लूड करते हुए आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। नेगेटिव ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते करते आंसर पे पहुंच जाएंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। यहाँ पर इस इमेज के अंदर आपको कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है? ट्राइकोमोनियासिस, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, वेजाइनल कैंडिडाइसिस, या फिर क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, इसका यहाँ पे मोस्ट कॉमन रीजन क्या है? क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस, ठीक है। तो क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस के बारे में आपको इमेज देके पूछा गया था एग्जाम में। तो अदर एमसीक्यूज की भी यहाँ पे इमेज देखे पूछी जा सकती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है? व्हाइटिश आपको यहाँ पे डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ठीक है, वजाइना के थ्रू। तो ये क्या है? क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस। एक प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाली कैटेगरी के अंदर ये देखने को मिलती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, एंटीनेटल विजिट्स वगैरह करवाने होते हैं प्रेगनेंसी में हो रहा है तो, ठीक है। और आपको क्या एजुकेट करना है क्लाइंट को? सबसे पहले तो क्लेमाइडिया वेजिनाइटिस क्या है? मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। जनरली इसके यहाँ पे कोई किसी प्रकार के सिम्टम्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? केवल और केवल क्लाइंट को यहाँ पे क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्चार्ज कैसा रहता है? व्हाइटिश, ठीक है, व्हाइटिश यहाँ पे डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्लाइंट को जो है वो ईचिंग
नहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो इसको ट्रीट करोगे तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है इसकी? आंसर क्या रहेगा? एजिथ्रोमाइसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। इसके अलावा हम जो है क्लाइंट को बताएंगे कि अभी आपको कुछ टाइम के लिए जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है जब तक ये प्रॉब्लम जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना हो। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है। क्लेमाइडिया और गोनोरिया टाइम पे अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो वो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है। उसके बाद में ट्रीटमेंट देने के बाद में कंटिन्यू हमें क्या करना होगा? स्क्रीनिंग करनी होगी। कब तक? 1 ईयर तक, ताकि वो फर्दर वापस से ना देखने को मिले। और यहाँ पर जो है दोनों ही पार्टनर को क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा कि किसकी वजह से जो है क्लेमाइडिया फेल रहा है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे कंडीशन सीन हो रही है, ये क्या कंडीशन है? ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, वेजाइनाइटिस वगैरह इन प्रॉब्लम से जो है एग्जाम में एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? तो ये कोज किससे होते हैं? तो आंसर क्या रहेगा आपको? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से जो है कोज होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्या होता है? प्रॉब्लम फैलती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है ये? एक तो प्रीमेच्योर रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कॉज कर सकता है प्रेगनेंसी के अंदर, और ये मोस्टली प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर क्या है? पीएच मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, एसिडिक पीएच होती है, मगर वो प्रेगनेंसी के अंदर आके पीएच का यहाँ पे इम्बेलेंस होता है, जिसकी वजह से ये जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो पोटोबाटो जो है ये अच्छे से ग्रोथ में मल्टीप्लिकेशन करता है अपने। तो यहाँ पे देखने को मिलता है पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है, प्रीमेच्योर रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ से एक और एमसीक्यू बनेगा आपका। क्या बनेगा कि यहाँ पे देखो सर्विसाइटिस होता है। सर्विसाइटिस होने के बाद में आपको जो यहाँ पे ड्रेनेज देखने को मिलेगा, ये कैसा ड्रेनेज है? येलोविश। एमसीक्यू पूछता है कि येलोविश ड्रेनेज आपको देखने को मिलता है, तो ये किस प्रकार का है? कंडीशन कौन सी होगी? आंसर क्या रहेगा? ट्राइकोमोनियासिस। येलोविश देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे ग्रीनिश भी देखने को मिल सकता है। ग्रीनिश येलोविश देखने को मिलता है। इसके बाद में फ्रोथी आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन ट्रीटमेंट के लिए? ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? मेट्रोनिडाजोल। पूछी जा चुकी है एग्जाम में, मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर को भी ट्रीट करते हैं, साथ साथ में फीमेल को भी यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। इसके बाद में जो कंडीशन पूछी जाती है वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है? गार्डनेरेला वेजाइनलिस। नेक्स्ट क्या रहता है? हिमोफिलिस वेजाइनलिस। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा गया था अब तक, किससे? गार्डनेला वेजाइनलिस से। तो ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। यहाँ पर ऑर्डर कैसी आएगी इस फ्लूइड की? आंसर क्या रहेगा? फिशी ऑर्डर। ये क्या है? इसका क्लासिकल साइन है। फिशी ऑर्डर देखने को मिलती है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस वाली कंडीशन में। ये भी जो है प्रीमेच्योर लेबर प्रीमेच्योर बर्थ करवा सकती है। इसकी भी ड्रग क्या रहेगी? मेट्रोनिडाजोल। यहाँ पर भी क्या करेंगे? मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, सेक्सुअल पार्टनर को भी ट्रीट करना है। नेक्स्ट देखिए वेजाइनल कैंडिडियासिस। तो इसके यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा? कैंडिडा एल्बिकेंस। पॉजिटिव एजेंट क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो कैंडिडा क्लेमाइडिया से किस प्रकार से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? ईचिंग देखने को मिलती है। और मैंने बताया था आपको क्लेमाइडिया वेजाइनिटिस के अंदर ईचिंग नहीं देखने को मिलती है, मगर कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? वीचिंग देखने को मिलेगी। डिस्चार्ज तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा? व्हाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉटेज सीज लाइक अपीयरेंस। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? कैंडिडा एल्बिकेंस वाली। एंटी फंगल मेडिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सीड्स बात आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये इसका क्या है? क्लासिकल साइन है। कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस किसमें देखने को मिलेगा? तो सी से कॉटेज, सी से कैंडिडा एल्बिकेंस। क्लेमाइडिया के अंदर आपको जो है व्हाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है।
मगर वहाँ पे ईचिंग नहीं होती है। तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इनसे पूछा जाता है। बाय वॉट एज डज ए चाइल्ड्स जेंडर आइडेंटिटी डेवलप, ठीक है, बच्चे की जेंडर आइडेंटिटी कौन सी एज तक डेवलप होती है? 3 to 4 ईयर, 9 to 10 ईयर्स तक, या फिर एट प्यूबर्टी तक, या फिर 7 to 8 ईयर्स तक। जेंडर आइडेंटिटी कब डेवलप देखने को मिलती है, कौन सी एज में डेवलप देखने को मिलती है बच्चों में? 3 to 4, 9 to 10, एट प्यूबर्टी, या फिर 7 to 8 ईयर। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कब बच्चा अपने आप को बॉय कहेगा, कब बच्चा अपने आप को गर्ल में डिफरेंशिएट करना सीखेगी, इसकी एज क्या रहेगी। तो देखिए बेस्ट आंसर क्या रहेगा अपना, 3 to 4 ईयर। ठीक है, 3 to 4 ईयर की एज में जो है जेंडर आइडेंटिटी जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ईयर की एज के अंदर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर क्या होते हैं, फिजिकल डिफरेंस देखते हैं बच्चे। ठीक है, खुद में वो फिजिकल डिफरेंसेस देखते हैं। इसके बाद में 3 to 4 ईयर्स के अंदर वो जो है क्या करते हैं, इजीली खुद को लेबल कर पाते हैं, किसमें? बॉय में एंड गर्ल्स में। और यही आपसे जो है पूछा गया था। तो जब तक 4 ईयर कंप्लीट होता होगा तब तक जो है यहाँ पे कंप्लीटली जेंडर आइडेंटिटी देखने में मिल जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में सी विथ इन्फेक्शियस कंडीशन इन द बॉडी। बॉडी में अगर इन्फेक्शियस कंडीशन है तो कौन सी आपको फॉलोइंग कंडीशन देखने को मिलेगी? एएसटी जो है उसका लेवल आपको 14 इंटेंसिव यूनिट पर लीटर देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूबीसी का लेवल 16,000 देखने को मिल रहा है। और डब्ल्यूबीसी लेवल जो है वो 4,000 देखने को मिल रहा है। या फिर बिल्रुबिन का लेवल जो है वो 2 mg/dl देखने को मिल रहा है। ये एमसीक्यू जो है एकदम ईजी है। यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस हम बता सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या होता है, इन्फेक्शन के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी की सारी रीडिंग क्या है, नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है। ठीक है, इसलिए जो है अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है 16,000 है, जो काफी ज्यादा है। 11,000 से हम देखते हैं नॉर्मल, तो बट उससे ज्यादा काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूल इन ए पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई पेशेंट है तो उसमें स्टूल का किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा? स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, क्ले कलर स्टूल होगा, डार्क कलर स्टूल होगा, या फिर ब्लडी स्टूल देखने को मिलेगा। कंडीशन कौन सी है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर किस प्रकार का स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ये पूछा गया था आपसे। आंसर क्या रहेगा? स्टेटोरिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था आपसे। जीआईटी सिस्टम को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, इंटीगोमेट्री सिस्टम को अफेक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो मल्टी सिस्टम फंक्शनल डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। और यहाँ पर जो स्टूल का अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, स्टेटोरिया का। क्यों होगा यहाँ पे क्या रहते हैं, फेट सोल्यूबल्स, यहाँ पे जो फैटी ग्लोबुल्स आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, स्टूल के अंदर, जिसकी वजह से कलर कैसा होगा उसका, स्टेटोरिया। अब देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है अपीयरेंस कैसा होगा, स्टेटोरिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपको क्या होता है, सबसे पहले तो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है। अब देखिए यहाँ से जो एमसीक्यू बनेगा अपना वो ये बनेगा कि कौन से क्रोमोसोम के अंदर अगर डिफेक्ट होगा तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 7 में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में 7 में यहाँ पे क्या रहेगी, डिफेक्ट रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर मेनली कौन अफेक्ट होता है, पैनक्रियाज की इनसफिशियंसी होती है।
अब पैंक्रियाज में क्या होता है, ये एक्सोक्राइन का भी फंक्शन करता है और ये एंडोक्राइन का भी फंक्शन करता है। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है इसका? पैंक्रियाज। बट एमसीक्यू आपसे क्या पूछा जाता है? मोस्ट कॉमन organ affected by सिस्टिक फाइब्रोसिस। मोस्ट कॉमन आपसे पूछा है, जब कभी मोस्ट कॉमन का आपको पूछे तो आंसर में क्या रहेगा? लंग्स। इंपॉर्टेंट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? लंग्स होगा। और ये एमसीक्यू आपको पूछा गया था एम्स मंगलागिरी में। लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यू में सोल्व करवा रहा हूँ आपको। एम्स मंगलागिरी में एमसीक्यू पूछा गया था, इसका आंसर क्या था? लंग्स उन्होंने करेक्ट आंसर माना है। और यहाँ पे पेंक्रियाज के अंदर क्या देखने को मिलती है? इनसफिशियंसी देखने को मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्ट्राडिक्टरी एमसीक्यू है, मगर एम्स मंगलागिरी में क्या आंसर माना था? लंग्स। क्योंकि ये एक मल्टी सिस्टम फंक्शनल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर जो है लंग्स भी अफेक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट होगा, जीआईटी सिस्टम भी अफेक्ट होगा, इंटेगोमेट्री भी अफेक्ट होगा, और लास्ट में क्या अफेक्ट होता है? रिप्रोडक्टिव। अब देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर कौन कौन से मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मेकोनियम इलियस देखने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी और अदर जीआई सिस्टम सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मगर आपको अर्लीस्ट सिम्टम अगर आपको पूछ ले, आंसर क्या रहेगा? मेकोनियम इलियस। बाकी यहाँ पे फैट सोल्यूबल्स विटामिन की भी यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, डायबिटीज यहाँ पे अकर हो सकती है, पेनक्रियाज का नेक्रोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिक कॉमन एमसीक्यू जो पूछे जा चुके हैं अब तक वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो नर्सिंग केयर क्या करनी है यहाँ पे? पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी देखने को मिली, तो इसके लिए जो है ट्रीटमेंट कैसे करोगे, क्या आंसर रहेगा? तो अपना यहाँ पे जो ड्रग देनी है आपको, कौन सी दोगे? पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो इसका एमसीक्यू पूछता है, नर्सिंग केयर से एमसीक्यू बनता है इसका कि कब देनी है। आंसर क्या रहेगा? कब देनी है? तो आफ्टर एवरी मील। और टाइम ड्यूरेशन पूछ ले, तो टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? विद इन 30 मिनट। इसके अलावा और कौन सी यहाँ पे डाइट देनी है? तो हाई कैलोरी डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, फैट डाइट देनी है, वो भी कौन सी? मॉडरेट फैट डाइट देनी है इसको, वेल बैलेंस डाइट देनी है क्लाइंट को। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी कब देनी है इसको? तो खाना खाने के विद इन 30 मिनट के अंदर हमें क्या देनी है? एंजाइम्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं। और इसको, इस टेबलेट को जो हमें क्रश नहीं करनी है, क्योंकि ये एंटेरिक कोटेड रहती है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद में ये क्या होती है? डिजोल्व होती है। ठीक है, इसलिए जो इसको हमें क्रश करके नहीं देना है। नेक्स्ट देख लीजिए, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको? लंग्स में क्या देखने को मिलता है आपको? म्यूकस देखने को मिलता है, इसलिए जो है मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? म्यूकस। इस वजह से ड्रग कौन सी दोगे? म्यूकोलाइटिक्स ड्रग दोगे, एसिटाइल सिस्टीन आप दे सकते हो, यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हो, चेस्ट की फिजियोथेरेपी करवा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की नर्सिंग केयर यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट, इंटेगोमेट्री सिस्टम। तो इंटेगोमेट्री सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? क्लोराइड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है पर्सन की स्वेटिंग के अंदर। ठीक है, तो इंटेगोमेट्री सिस्टम के अंदर आप क्या देखते हो? क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको। तो साल्टी टेस्ट अपीयरेंस। ठीक है, साल्टी टेस्ट यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है क्लाइंट में। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का क्या नाम है? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, नाम क्या है इसका? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको टेबलेट दी जाती है। कौन सी टेबलेट दोगे? आंसर क्या रहेगा? पाइलोकार्पिन। ठीक है, पाइलोकार्पिन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। पाइलोकार्पिन देने का रीजन क्या है? ये क्या करती है? इंड्यूस करती है किसको? स्वेटिंग को। ठीक है, पाइलोकार्पिन क्या करती है? स्वेटिंग को इंड्यूस करेगी। तो आंसर क्या रहेगा? कितनी एमजी की यहाँ पे डोज देनी है क्लाइंट को? तो आंसर क्या रहेगा? 0.5 mg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की यहाँ पे
अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पाइलोकार्पिन के पैचेज लगाते हैं कहाँ पे, स्किन पे, जहां से हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। अब इसके अंदर देखो कौन सी प्रोसेस से जो है यहाँ पे स्वेटिंग लाई जाती है बच्चे के अंदर, तो इसका जो नाम है वो क्या है, आइनोट्रोपिस। ठीक है, आइनट्रोपिस की मदद से हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते क्या है कि करंट प्रोवाइड करवाते हैं, माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ पर जो है बच्चे को दिया जाता है माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे ठीक है माइक्रो नीडल्स के साथ में जो है यहाँ पे पैचेज को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में जो है इसको आयन ट्रोफोसिस की यहाँ पे मदद से क्या करते हैं, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्वेटिंग के हम सैंपल को यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट है, जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर एक बार जब सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद में अगर लेस देन 40 मिलियोस्मोल पर लीटर आपको देखने को मिलता है क्लोराइड के कंसंट्रेशन, तो ये टेस्ट कैसा है, नॉर्मल है। अगर यहाँ पे 40 टू 60 आ रहा है तो मतलब बॉर्डर लाइन है, और अगर यहाँ पे मोर देन 60 मिलियोस्मोल आ रहा है तो ये क्या करता है, कंफर्म करता है किसको, सिस्टिक फाइब्रोसिस को। ठीक है, तो ये पॉजिटिव करता है कि क्लाइंट को क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। और कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो, WBC ग्लूकोज देख सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, पैंक्रियाटिक ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, ओरोफेरिंजियल कल्चर ले सकते हैं। कोई पैथोजन वगैरह हो तो स्पेशली किसके लिए, स्यूडोमोनास इंपॉर्टेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, स्यूडोमोनास। और देखिए क्लाइंट के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस वगैरह है उनमें क्या होगा, सिक्रेशंस वहां के ठीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इनफर्टिलिटी कॉज होगी, एजाकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी, और वजाना के अंदर म्यूकस ठीक होगा तो स्पर्म यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। इसलिए क्लाइंट को टीच करना है कि वो क्या करवाए, IVF करवा सकता है यहाँ पे। अगर वो वहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं तो वो IVF करवा सकते हैं, या फिर चाइल्ड एडोप्टेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट MCQ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। फॉलोइंग नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर कौन सा है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वाइक्रिल, पॉलीग्रेप्रानोन, मोनोक्रिल कहते हैं इसको हम, या फिर पॉलीप्रोपाइलिन, या फिर कैटगट। कौन सा यहाँ पे सूचर दिख रहा है, वो स्पेशली कौन सा होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, पॉलीप्रोपाइलिन। अब देखिए सूचर्स की कुछ कैटेगरी होती है, एक साइड में कौन सा है, एब्जॉर्बेबल सूचर, एंड सेकंड में कौन सा है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। इनको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के अंदर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, केवल एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल के बेसिस पे। तो देखिए इस इमेज के अंदर आप समझ जाओगे एब्जॉर्बेबल कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से हैं। अगर देखो प्लेन कैटगट की बात आए, क्रोमिक कैटगट, वाइक्रिल, मोनोक्रिल। ठीक है, डेक्सोन इतने काम में नहीं लिए जाते, मोनोक्रिल को काम में लेते हैं, वाइक्रिल को काम में लेते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये कौन से हैं, एब्जॉर्बेबल है। हम इनको डीप वुंड के अंदर लगा सकते हैं, ऊपर से स्किन क्लोज कर सकते हैं, टाइम के साथ में ये जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो सूचर आपको दिखाई दे रहे हैं वो है नॉन एब्जॉर्बेबल, जिसमें सिल्क आता है, पॉलीप्रोपाइलिन आता है, पॉलीथाइलिन आता है, कॉटन, लिनन और नायलॉन। ये अपने मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल्स के अंदर यूज में लिए जाते हैं। ये कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल, इनको जो है टाइम के साथ में रिमूव करना पड़ेगा, और एब्जॉर्बेबल को रिमूव नहीं करना होता। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर गुड अटैचमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। कौन से साइन है गुड अटैचमेंट ब्रेस्ट फीडिंग के, एक को छोड़ के, द इन्फेंट चिन इज टचिंग द ब्रेस्ट, द इन्फेंट माउथ इज वाइड ओपन, द लोअर लिप इज टर्न्ड इनवर्ड, या फिर मेजोरिटी ऑफ एरियोला इनसाइड बेबीज माउथ। कौन सा आंसर रहेगा। तो देखो यहाँ पे पूछा गया था आपसे एक्सेप्ट के बारे में, ज्यादा डिस्कशन करने का ये टॉपिक है नहीं, MCQ नहीं है, तो डायरेक्ट अपने आंसर पे चलते हैं। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, द लोअर लिप इज टर्न्ड इनवर्ड। तो इनवर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड। ठीक है, लोअर लिप कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, ना कि इनवर्ड होना चाहिए। तो ये अगर इनवर्ड है तो ये क्या बता रहा है, इनवर्ड है तो ये क्या बता रहा है, पुअर अटैचमेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो है
पुअर अटैचमेंट हो रखा है बेबी के लिप्स का, तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जो है गुड अटैचमेंट के साइन नहीं है ये। बाकी इन्फेंट चिन इज टचिंग द ब्रेस्ट, ओके वेरी गुड, यहाँ पे अच्छा साइन है ये। इन्फेंट माउथ इज वाइड ओपन है, जो मेजोरिटी ऑफ एरियोला इनसाइड द बेबीज माउथ, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच पल्स असेसमेंट वुड बी बेस्ट फॉर द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के लिए कौन सा पल्स असेसमेंट यहाँ पे क्या है, बेस्ट है। असेसिंग द एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट बाय स्टेथोस्कोप, assessing the brachial pulse for full 1 minute, assessing the radial pulse for 15 seconds then multiply by 4, या फिर assessing radial pulse for full 1 minute by stethoscope। Which pulse assessment would be best for newborn, न्यूबॉर्न के लिए कौन सी पल्स असेसमेंट बेस्ट रहेगी या फिर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे अच्छा है, जिसका आंसर अपने करेक्ट रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे बेस्ट पूछा है आपसे तो क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्या है इसके अंदर, असेसिंग द एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट। ठीक है, कंप्लीट 1 मिनट तक क्या करना होगा, एपिकल पल्स को असेस करना होगा, वो भी स्टेथोस्कोप से। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड बैग इज यूज्ड फॉर डिस्कार्ड नीडल फॉर बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट से जो एक एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे कलर कोड बैग को यूज करेंगे डिस्कार्डेड नीडल को डिस्कार्ड करने के लिए, येलो कलर, रेड कलर, पंचर प्रूफ व्हाइट कंटेनर, या फिर ब्लैक कलर। क्या आंसर रहेगा अपना, तो देखिए एक एमसीक्यू जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अभी हम क्या देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे, टाइप ऑफ वेस्ट देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब बायोमेडिकल मैनेजमेंट का एमसीक्यू आएगा तब मैं बताऊंगा वहां पे किस प्रकार से इनको ट्रीट करना होता है। चलिए येलो कलर की हम बात करें तो इसके अंदर देखो एक तो क्या होता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट, कॉटन वेस्ट, ड्रेसिंग मटेरियल, ब्लीडिंग बॉडी फ्लूइड को किसमें डालोगे। एमसीक्यू बनेगा कहां से बनेगा कि साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन या फिर एक्सपायर्ड और डिस्कार्ड मेडिकेशन को किसमें डालोगे, तो येलो कलर में। ओके, माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लैब वेस्ट को कहां पे डालोगे, तो येलो कलर में। एमसीक्यू बना हुआ है तो प्रिपेयर रहिएगा येलो कलर से। फेस मास्क को किसमें डालोगे, कैप को किसमें डालोगे, किसमें, येलो कलर में। नेक्स्ट देखिए रेड कलर, तो रेड कलर में क्या आता है, ग्लोव्स, कैथेटर, सिरिंज विदाउट नीडल्स, आईवी सेट, यूरिन बैग, डायलिसिस किट, आईवी बॉटल्स, प्लास्टिक वेस्ट और गॉगल्स किसमें आएंगे, सारे रेड में। रेड से मतलब क्या, रिसाइकल। ऐसे प्रोडक्ट जो आगे जाके वापस हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं वो सारे किसमें जाएंगे, रेड में। नेक्स्ट देखिए व्हाइट कलर या फिर ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि पारदर्शित। देखिए यहाँ पे क्या जाएगी, नीडल्स जाएगी, सिरिंज विथ फिक्स नीडल, ब्लेड्स जाएगी, स्काल्पल जाएगी, यूज 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर डिसइंफेक्टिंग ग्लास एंड मेटल शार्प। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट देखिए ब्लू के अंदर क्या जाएंगे, ग्लास आइटम जाएंगे, ब्रोकन ग्लास, एम्प्यूल्स, लैब की स्लाइड्स यहाँ पे, ठीक है, नेल्स, ठीक है, और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स को किसमें डालोगे, ब्लू कलर में। सीजर्स को किसमें डालोगे, ब्लू कलर में। मतलब शार्प ऑब्जेक्ट मेटल के या फिर ग्लास ऑब्जेक्ट किसमें डालोगे, और इसको भी जो है 1% हाइपोक्लोराइड से क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। तो देखिए इस एमसीक्यू में अपना जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर, क्या पूछा था आपसे, डिस्कार्डेड नीडल को किसमें डालना है, तो आंसर कहा जाएगा पंचर प्रूफ व्हाइट कंटेनर में या फिर ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट कंटेनर के अंदर में डालना होता है, ताकि एक वो गया पंचर प्रूफ है, ताकि दूसरा हमें क्लियर विजिबल हो कि इसमें क्या पड़ा है। ठीक है, वो ब्लाइंडली हाथ ना डाले, अगर वहां पे क्या हो सकती है, नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है अगर ऐसे करोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कौन सा ऑप्शन है कोविड वैक्सीन का जो एक एग्जाम्पल है वॉल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, फाइजर, बायोटेक।
तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा, ठीक है, कौन सी वैक्सीन को यहाँ पे वोल्वायरिन वैक्सीन के बारे में जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम कहेंगे। क्या एग्जाम्पल है उसका? कोविड वैक्सीन का कौन सा एग्जाम्पल है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक या फिर फाइजर बायोटेक? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? BBV152। ठीक है, ये भी इस नाम से भी जानते हैं इस वैक्सीन को। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिजेनिस वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप की थी? तो आंसर क्या रहेगा? भारत बायोटेक। और ये कहाँ पे है भारत बायोटेक? हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए कोविशील्ड। तो कोविशील्ड को किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने बनाया था और ये कहाँ पे है? पुणे के अंदर। ठीक है, तो कोवैक्सीन को यहाँ पे वोल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं कोविड की। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपी सर्जरी? लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के अंदर कौन सी गैस को हम कॉमनली यूज में लेते हैं? N2, CO2, O2 और हीलियम। तो देखिए यहाँ पर लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अंदर जो गैस काम में ली जाती है, आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है मोस्ट कॉमनली। तो देखिए इसका कुछ रीजन है। CO2 में ऐसे क्या प्रॉपर्टीज होती है जो इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर काम में लेते हैं? सबसे पहले तो ये क्या है? कलरलेस है, इसलिए सर्जरी की विजिबिलिटी के अंदर कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना होगी। सेकंड, ये इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, दूसरा ये नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, इसके अलावा और हायर ब्लड सोल्यूबिलिटी है इसकी। ठीक है, इसलिए इसके इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे अच्छे फैक्टर्स होने की वजह से हम क्या लेते हैं? CO2 को यहाँ पे मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफी अच्छा लगा हो, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली अपने टेस्ट दीजिए और टॉप रैंकिंग में आने की कोशिश कीजिए। तभी आपको जो है एम्स के अंदर आपको एक सीट मिलेगी और आपको जो है आपका जो चॉइस वाला एम्स है वही आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी रैंक को अच्छी रैंक के अंदर आपको क्या करना है? सिक्योर करना है। इसलिए जो है डेली टेस्ट सीरीज की जरूरत है, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। सभी के लिए है। बिल्कुल कई सारे स्टूडेंट्स का था कि सर हमें इस टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दी जाए कि आपकी तरफ से जो कौन कौन सी टेस्ट सीरीज नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए चलाई जा रही है। तो बिल्कुल आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा जो मेगा स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, नॉर्सेट 6 स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज। इसमें क्या है? इसमें आपको टोटल 100 टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले, जान रखिएगा। साथ में और भी कई सारे मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट रहने वाले हैं, जिसको हमने सुपर रिवीजन सीरीज नाम दिया है। बिल्कुल सुपर रिवीजन सीरीज में क्या है? बिल्कुल सुपर रिवीजन सीरीज आपको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करवाने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। और ये सीरीज आपको यहाँ सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड के हिसाब से और प्री नॉर्सेट एग्जाम स्पेशल के रूप में मिलने वाली है। तो बिल्कुल इसमें क्या क्या कौन कौन से तरीके के टेस्ट होंगे तो आप सभी को बताना चाहता हूं। ये जो सीरीज है इसमें आपको मंडे टू फ्राइडे, बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट। तो सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड टेस्ट जो रहता है, ईच टेस्ट याद रखें, ईच टेस्ट, हर एक टेस्ट जो होता है वो हमारा 80 to 100 MCQ का होता है। ध्यान रखिएगा, 80 to 100 MCQ जो वेल क्वालिटी MCQ होते हैं, ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको एक टेस्ट मॉर्निंग में मिलता है। ध्यान रखिएगा, एक टेस्ट आपको मॉर्निंग में मिलेगा लगभग 10:15 AM के अराउंड। और ये जो टेस्ट है वो नेक्स्ट डे 10:15 AM तक वैलिड रहता है। बिल्कुल नेक्स्ट डे 10:15 AM तक वैलिड रहता है, जो कि मॉर्निंग का टेस्ट है। बिल्कुल दूसरा जो हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो हम इवनिंग में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और इवनिंग में भी जो टेस्ट होता है वो 10:15 PM से लेके, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट डे के 10:15 PM तक वैलिड रहता है।
बिल्कुल इसके बाद में नया टेस्ट अपलोड हो जाता है। अब कई सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि जो सर प्रीवियस टेस्ट हमारे हुए हैं, है ना, जैसे आज की डेट अगर अपन बात करें तो लगभग यहाँ पे 2019 के आसपास का है, तो यहाँ जो पहले जितने टेस्ट हुए हैं क्या हम वो भी दे पाएंगे? तो बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसमें से लगभग यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आप यहाँ पे लगभग अगर 38 के अराउंड टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो लगभग यहाँ पे आप 90 to 20 टेस्ट जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए, ध्यान रखें। क्योंकि जो मॉर्निंग का हमारा जो टेस्ट होता है वो लिंक का टेस्ट होता है, उसकी हम सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सॉल्व पीडीएफ। तो सॉल्व पीडीएफ यानी कि जो टेस्ट हो चुका है उसकी सॉल्व पीडीएफ आपको मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कौन से टेस्ट की जितने कंडक्ट हो गए हैं, 19 तक जितने कंडक्ट हो गए हैं, है ना, जो सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड कंडक्ट हुए हैं उनकी सॉल्व पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में कुछ अलग स्पेशल प्री नॉर्सेट टेस्ट की सॉल्व पीडीएफ भी आपको मिलने वाली, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल टेस्ट जो इवनिंग टाइम में हुए हैं वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए सेव रहेंगे, जिनको आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्री नॉर्सेट टेस्ट जितने भी हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी प्री नॉर्सेट टेस्ट हुए हैं, ये सारे टेस्ट जो है ये भी आपको कैसे मिलने वाले हैं? मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए। मतलब जैसे ही आप आज की डेट में भी परचेज करते हैं तो ये भी आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब जो आने वाले डेज है, ध्यान रखिएगा, उसमें भी आपको डेली बेसिस पे एक मॉर्निंग में टेस्ट मिलेगा, एक इवनिंग में टेस्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको टोटल 100 टेस्ट, ध्यान रखिएगा, टोटल 100 प्लस टेस्ट यहाँ पे प्लान किए गए हैं, ध्यान रखें, जो भी यहाँ पे एम्स सेलेक्टेड फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके के टेस्ट हैं। और बिल्कुल इसके बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी लोग हमारे साथ में इस टेस्ट सीरीज में बने हैं, तो बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं आपको भी, जिन्होंने रिकमेंड किया है उन्होंने बहुत अच्छे से विश्वास करके टेस्ट सीरीज लिया और सेलेक्ट हुए हैं आज, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल आज उनकी सफलता का राज इसी टेस्ट सीरीज की वजह से है, ध्यान रखिएगा। उनको अच्छे से आप अच्छे से पूछ सकते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है ना। ओके, तो एक बहुत बढ़िया तरीके का स्ट्रेटजी आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए RNCC ने यहाँ पे प्लान किया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सर इसके अलावा और क्या है। ये तो मेगा टेस्ट सीरीज हो गया, है ना। इसके अलावा दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास में मॉडल टेस्ट पेपर्स। बिल्कुल न्यू पैटर्न के मॉडल टेस्ट पेपर्स रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि लगभग 43 मॉडल टेस्ट पेपर हम यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल आज की डेट तक लगभग यहाँ पे 19 टेस्ट है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 19 टेस्ट जो है ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल न्यू पैटर्न के 19 टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर आपको 100 MCQ देखने को मिलेंगे और 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। 100 MCQ साथ में आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, और हर एक सेक्शन जो रहेगा 18 मिनट का सेक्शन है, और इसमें आपको 20 MCQs कंप्लीट करने होते हैं। बिल्कुल 18 मिनट का सेक्शन है और आपको 20 MCQs यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। तो बिल्कुल ये एक और सेक्शन आप सभी के लिए है, जो बढ़िया तरीके से आप अपना यहाँ बेस्ट दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये रहेगा 19 टेस्ट आज की डेट में परचेज करते हैं तो जितने टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए मिलेंगे। देन उसके बाद में डेली बेसिस का लाइव टेस्ट रहेगा। बिल्कुल डेली बेसिस का लाइव टेस्ट रहेगा, साथ में आपको टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस होता है। बिल्कुल जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट देते हैं उनके बीच में आपकी रैंक क्या रही है, तो टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस होता है, ध्यान रखें। तो ये भी आपको वहाँ इसी सीरीज के अंदर मिलने वाला है, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये रहेगा हमारा मॉडल टेस्ट पेपर का प्लान। बिल्कुल नॉर्सेट 6 मेगा स्पेशल टेस्ट सीरीज और उसके साथ में न्यू पैटर्न के 43 मॉडल टेस्ट पेपर्स, और पेपर का MCQs का लेवल बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। लेवल पूरा का पूरा नॉर्सेट ओरिएंटेड है, ध्यान रखें। चाहे आप किसी भी तरीके का पैटर्न देखें तो उसमें आपको यहाँ पे सिनेरियो, प्रैक्टिकल बेस्ड, उसके बाद साथ में स्किल बेस्ड, प्रोसीजर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर अपलोड किए गए हैं, ध्यान रखें। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको बढ़िया तरीके से हमारे RSCC नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन के स्टोर में जाके ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी डेली प्रैक्टिस को बहुत शानदार कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। ओके, उसके साथ में और क्या है सर? और है हमारे पास में स्पेशल क्रैश कोर्स।
बिल्कुल स्पेशल क्रैश कोर्स सबसे शानदार चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम टेस्ट सीरीज को साथ में दे रहे हैं। बिल्कुल टेस्ट सीरीज जो हमारा मेगा पैकेज है, ध्यान रखिएगा, मेगा पैकेज को हम इसी के साथ में दे रहे हैं। तो बिल्कुल इससे बढ़िया आपके लिए मौका नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, इससे शानदार ऑफर आपके लिए नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक टेस्ट सीरीज भी जो मेगा है उसके साथ में आपको स्पेशल क्रैश कोर्स मिल रहा है। और क्रैश कोर्स में क्या है, क्रैश कोर्स में सारा का सारा एनक्लेक्स पैटर्न का एमसीक्यूज है, ध्यान रखिएगा, जिसमें चाहे आपका मॉसबी हो, चाहे आपका लिपिन कोर्स हो, ध्यान रखिएगा, मॉसबी लिपिन कोर्स, चाहे आपका सॉन्डर्स हो, ध्यान रखें, इन सारे जो भी बुक्स है इन सब का जो निचोड़ है, इन सबसे अंदर जो क्रीम एमसीक्यूज है वो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करवाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। मॉसबी लिपिन कोर्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा, तो उन सब पे यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को इस स्पेशल क्रैश कोर्स के अंदर बढ़िया तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड और स्पेशल लाइव रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द 500 प्लस वीडियोस आपको यहाँ रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं और उसके साथ में डेली बेसिस की एक लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। साथ में आपको और क्या देखने को मिलेगा, साथ में आपको कई सारे मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट रहेंगे और साथ में कई सारे प्रोसीजर्स के वीडियोस, लगभग 25 to 30 प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिकल वीडियोस भी साथ में मिलेंगे। तो एक बार इस क्रैश कोर्स का डेमो जरूर वॉच करें और बिल्कुल उसके बाद में कंटेंट का एनालिसिस करके आप हमारा कोर्स अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए था कि क्या है हमारा नॉर्थ सेट का स्पेशल प्लान, जिसमें हम स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज, उसके साथ में हम न्यू पैटर्न के मॉडल टेस्ट पेपर्स और किस तरीके से हम क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, तो कई सारे नर्सिंग ऑफिसर्स आज एम्स के अंदर जॉब कर रहे हैं आरएनसीसी की हेल्प से। तो बिल्कुल आप भी अपना एक शानदार तरीके का स्ट्रेटजी आरएनसीसी के साथ बना के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल।